इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, किसी भी साल का सबसे खूबसूरत ऋतु होता है, खूबसूरत मौसम होता है बसंत ऋतु। ठीक उसी तरह से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके बचपन का टाइम। इसीलिए ऑथर अनीस जंग ने जब अपनी चाइल्डहुड के ऊपर किताब लिखी तो उन्होंने उसका टाइटल दिया लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बसंत ऋतु। यहाँ पे वो बसंत ऋतु को कह रही है चाइल्डहुड यानी कि बचपना। और इस टाइटल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर वो हमें दो कहानियां बता रही है। पहली कहानी है साहब आलम की। साहब आलम जो कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके के अंदर कचरा बीनने का काम करता है। वही दूसरी कहानी है मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद इस शहर के अंदर एक बच्चा है जिसके माता पिता बैंगल मेकिंग यानी कि चूड़ियां बनाने के बिजनेस में काम करते हैं। आइए इन दोनों की कहानियां जानते हैं और देखते हैं कि क्यों ऑथर अनीस जंग इन दोनों के बचपन को लॉस्ट स्प्रिंग बुला रही है, एक खोया हुआ बचपन बुला रही है। पहली कहानी है दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहने वाले साहब आलम की। किसी दिन साहब आलम को अगर आपके नाम का मतलब समझ गया तो वो शायद चकरा जाएगा। उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन इस कहानी का जो साहब आलम है वो कचरा बीनता है, वो कचरा उठाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी इलाके में एक डंपिंग करने की जगह होती है जहाँ पे सब लोग जाके अपना कचरा फेंक देते हैं। अगर आपने ठीक से गौर किया होगा तो कई सारे बच्चे या फिर औरतें उन कचरे में से प्लास्टिक निकाल कर बेच देती हैं या फिर वो वहां पे कुछ चीजें ढूंढती रहती हैं। एक दिन ऐसे ही साहब आलम जब कचरे में से कोई ढूंढ रहा था तो उससे ऑथर अनीस जंग ने बात की और उसे बोला कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो उस पे साहब आलम कहता है कि उसे कुछ और करने को नहीं है। अब जब वो बातचीत कर रही थी तो उसके दौरान वो कहते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो कहता है कि कोई स्कूल है ही नहीं तो मैं कहाँ स्कूल में जाऊंगा। तो अब बस हंसी मजाक में वो कह देती कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उस स्कूल में जाओगे। लेकिन अब उन्हें ये बात पता नहीं होती कि वो इतना सीरियसली ले लेगा, क्योंकि महीने के बाद वो साहब आलम उनकी तरफ दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि मैडम क्या आपकी स्कूल तैयार हो गई। और अब ये बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई स्कूल बनाने की मंशा थी ही नहीं। और फिर वो सोचती है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि वो कभी पूरा करना नहीं चाहती या फिर वो पूरा कर भी नहीं सकती। अब ऐसे प्रॉमिसेस उसकी जिंदगी में कई सारे लोग करते हैं। उसकी जिंदगी से मतलब है उसके परिवार की जिंदगी में। उसका परिवार जो कि ढाका ढाका बांग्लादेश का एक हिस्सा है जहां से सीमापुरी इलाके में आकर अभी रह चुका है। उसके साथ ही 10,000 के करीब ऐसे लोग सीमापुरी इलाके में रहते हैं जो कि ढाका से वहां पर आकर अभी स्थायिक हो चुके हैं। अब ये लोग जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, इन लोगों को अपनी जिंदगी बसर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है खाना पीना। इन लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने अधिकार, अपने हक, ये चीजें मायने नहीं रखती। इन लोगों के लिए मायने रखता है खुद की जिंदगी व्यतीत करना। और उनके लिए जिंदगी व्यतीत करने का सबसे बड़ा साधन है या सबसे इंपॉर्टेंट साधन है कचरा। ये लोग कचरे में से अलग अलग चीजें उठाते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं। और चूंकि ये लोग वहां पे रह रहे हैं तो इन लोगों का सिर्फ एक चीज के लिए उपयोग किया जाता है, वो है इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग लेने के लिए। इन लोगों के पास अपनी आइडेंटिटी के तौर पे और कुछ नहीं है। इन लोगों को पॉलिटिक्स से, राजनीतिक लोगों से कुछ और मिलता नहीं है, बस वादे मिलते हैं। ठीक उसी तरह से वादे जिस तरह से ऑथर ने साहब आलम से किया था। जैसे उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे। इस तरह के कई सारे वादे इन लोगों को पॉलिटिशियन लोग किया करते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इन वादों को पूरा नहीं करता। यही रीजन है कि यही ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे पूरी तरह से नालियां बह रही है, नालियों के बीच में इन लोगों के घर है। ना इन लोगों को कोई मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है या फिर इन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी दी जा रही है। बस ये लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना पेट भरते हैं और बस इसी तरह से ये लोग मर जाते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं किस तरह का जीवन साहब आलम बिताता है। बहुत ही बेसिक सी बात यहाँ पे ऑथर ने उठाई है, वो है पैरों में शूज होना। शुरुआत में ही वो पूछते हैं तुम शूज क्यों नहीं पहनती, और इस पे उसके साथ का एक बच्चा कहता है कि उसकी माँ शेल्फ में से इसके शूज नीचे ही नहीं उतारती। अब एक रीजन हो सकता है उसके पास शूज हो ही ना, या फिर दूसरी चीज है कि शूज जो कि एक बहुत सी बेसिक सी बात है, ये उन्हें कितनी प्यारी लगती है। अब यहीं पे जब आगे बढ़ते हैं कहानी में, तो कुछ समय बाद दूसरी एक घटना हमारे सामने आती है। वो दूसरी घटना होती है कि जब साहब आलम शूज पहने हुए होता है, टेनिस शूज पहन के वो टेनिस खेलते हुए कुछ लोगों के देख रहा है, और वो फेंस के बाहर खड़ा होकर देख रहा है। अब किसी बच्चों को खेल खेलना, ये भी एक अधिकार की बात हो सकती है, एक बहुत ही बेसिक सी बात हो सकती है, लेकिन क्या साहब आलम उस तरह का कोई गेम खेल सकता है टेनिस, जिसके कि इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे हैं, लेकिन वो इस तरह का कोई गेम तक अपनी जिंदगी के अंदर नहीं खेल सकता। कुछ ऐसे ही चीजें उसकी जिंदगी में आगे बढ़ती रहती है, और जब आप देखोगे कि ये बच्चा अपनी जिंदगी में कहाँ तक पहुंच पाएगा, ये बच्चा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और बस उसे ना कोई अधिकार मिलेगी, ना कोई उसे पहचान मिलेगी, और बस वो पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देगा, और फिर बूढ़ा होके एक दिन मर जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है। और अगले कुछ दिनों के बाद जब साहब आलम ऑथर को मिलता है, तो उस दिन वो कचरा नहीं उठा रहा होता है, बल्कि उसके पास एक स्टील का कैनिस्टर होता है। अब साहब आलम एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है, और जहाँ पे उसका जो मालिक है उसने उसे दूध लाने के लिए भेजा हुआ है। अब जबकि वो पहले कचरा उठा रहा है, तब वो केयर फ्री था, उसे किसी का डर नहीं था, वो भयमुक्त होकर कचरा उठाने का काम करता था। लेकिन अब जब उससे मिलती हैं, तब वो देखते हैं कि उसके चेहरे के ऊपर वो पहले का केयरलेसनेस नहीं है, अब वो थोड़ा सा डरा हुआ है। अब आप यहाँ पे सोचिए, अब आपका ओपिनियन यहाँ पे बनाइए कि क्या सही है, वो पहले कचरा बीन रहा था ये सही है, या फिर एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा है ये सही है। मेरा आंसर माने तो ये दोनों ही गलत है। यही रीजन है कि सीबीएसई ने ये इस तरह का चैप्टर आपको दिया हुआ है, क्योंकि कल को जाके आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे, या फिर आप पॉलिटिक्स में एंट्री करोगे, तो सीबीएसई चाहता है कि आपका एक ओपिनियन हो, आपका एक माइंडसेट हो, जिससे कि आप आगे चलकर इन बच्चों के लिए कुछ कर सको, कुछ कर पाओ। दूसरी कहानी है मुकेश की। मुकेश फिरोजाबाद के अंदर रहता है, और फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियां बनाने की कारीगरी के लिए पूरे देश के अंदर विख्यात है। दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए पहले बात करते हैं कि आखिर चूड़ियां किस तरह से बनाई जाती हैं। चूड़ियां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो होता है कांच के टुकड़े। कांच के टुकड़ों को फर्नेस के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पे कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कांच पिघल जाती है। ये पिघली हुई कांच इस तरह से गोल गोल घूमते हुए एक औजार के ऊपर डाल दी जाती है, जहां पे कि गोल गोल घूमने के कारण ये जो पिघली हुई कांच है ये चूड़ियों का शेप ले लेती है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे जब अच्छे से आप समझोगे तो आप देखोगे कि कांच को पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है, और ये हाई टेम्परेचर जो है इसे बार बार देखने के कारण ये जो कारीगर है, ये जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खराब हो जाती है। यही रीजन है कि मुकेश के जो दादाजी हैं उनकी आंखें अब खराब हो चुकी है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं मुकेश की जिंदगी किस तरह से है। मुकेश जो कि फिरोजाबाद के अंदर रहता है, उसका एक बड़ा भाई है, और अब वो कुछ ज्यादा उम्र का नहीं है, फिर भी उसकी शादी हो चुकी है। और जब पोएट, जब ऑथर वहां पे जाते हैं उसके घर पे, तो वो देखते हैं कि वो जो लड़की है वो उम्र में कोई बड़ी नहीं है, जिसकी शादी मुकेश के भाई से हो चुकी है। अब जब थोड़ी देर बाद मुकेश के पिताजी वहां पे आते हैं, तो वो लड़की वहां पे एक टूटी हुई सी दीवार के पीछे जाती है, और वो पर्दा ले लेती है। अब यहाँ पे बात शुरू होती है ट्रेडिशन की, परंपरा की, यहाँ पे बात शुरू होती है। अब ये जो परंपरा है ये सिर्फ यहाँ पे तक सीमित नहीं है, ये परंपरा उनके पुरखों से चालू है। उनके पुरखों से लेकर हर कोई यही व्यवसाय कर रहा है, हर कोई कांच की चूड़ियां बनाने के व्यवसाय के अंदर ही मशगूल है। और ये जो व्यवसाय है इसमें ज्यादा पैसा नहीं है। ये बात हमको कहाँ से पता चलती है? ये बात हमें पता चलती है तब जब मुकेश के पिताजी कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैं काम करता रहा, और पूरी जिंदगी जो मैंने कमाया है वो बस यही है,
मैंने एक घर खुद के लिए बनाया है। और जब वो घर को ऑथर देखते हैं तो वो समझते हैं कि पूरी जिंदगी काम करने के बाद आपने ये घर बनाया है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस के अंदर, इस कारीगरी के अंदर ज्यादा पैसा नहीं है। यही रीजन है कि कम पैसा होने के कारण वो उनके दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके भाई को, पढ़ाई लिखाई के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करा पाए और अब ये बच्चे अनपढ़ ही रह गए हैं। अब ये जो अनपढ़ बच्चे रह गए, अब जब आगे जाएंगे तो क्या होगा इनके साथ? ये भी उनके माता पिता का बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे और उनकी पूरी जिंदगी बस इसी तरह से गरीबी के अंदर ही बीतती चली जाएगी। तो इस तरह की जो परिस्थिति है, ये कभी ना खत्म होने वाली गरीबी की एक साइकिल है, जिसके अंदर मुकेश और उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए फंस चुका है। अब जब आगे बात होती है तो वो कहते हैं कि तुम लोग एक साथ क्यों नहीं जा जाते और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं शुरू करते। अब इसके ऊपर जो मुकेश है या उसके परिवार वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोगों को कुछ इलीगल कर रहे हैं ऐसा कह के पॉलिटिशियन लोग या पुलिस लोग हमें जेल के अंदर बंद कर देंगे। और अब ये जो लोग हैं इनकी कहानी कुछ इसी तरह से चलती आ रही है। ये लोग कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते और अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो इन लोगों के अनुभव कुछ इस तरह के रहे हैं कि ये वापस कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। और यही रीजन है कि हमेशा हमेशा के लिए ये लोग गरीबी के चक्कर में घूमते चले जा रहे हैं। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि कल को जाके आप IAS IPS बनोगे तो आपको क्या करना चाहिए। आपको इन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। अब इन लोगों के बीच में ये बच्चा मुकेश ये जब कहता है कि उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है, ये बहुत ही अलग बात है। हालांकि आज की डेट में अगर आप देखो तो मोटर मैकेनिक बनना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा आप कहोगे, हर कोई बन सकता है। लेकिन ये लोग जो एक रूढ़ी परंपरा के थ्रू आगे आए हैं, इन लोगों को इस परंपरा से ब्रेक होकर बाहर जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। और जब ऑथर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास तो कोई मोटर मैकेनिक का शॉप है ही नहीं तो तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि मैं दूर तक चलते जाऊंगा। अब यहाँ पे जरूरत है ड्रीम्स होने की, और कुछ इस तरह का ड्रीम उन्हें मुकेश के अंदर दिखाई देता है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या मुकेश अपने ड्रीम्स के, अपने सपनों पे खरा उतरता है और मोटर मैकेनिक बन पाता है या नहीं बन पाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कहानियां अच्छे से समझ गई। अगले पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं जो कि आपको CBSE पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।